नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। किसी के बाप का ठीक नहीं, अधिकार चाहिए, ठीक नहीं, अधिकार चाहिए। ये शहर हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। ये शहर हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। आवाज दो, आवाज दो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब आप देखते होंगे बाल कितने बाल पके हुए दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, बहुत सारा 40% कोई बता है। तो 40% ऐसे ही नहीं पके हैं, है ना, उम्र के साथ साथ तजुर्बा के साथ साथ पके। तो आप बहुत सारे को देख रहे होंगे यहाँ पे जो नासवी का शुरू से थे, शुरू से है ना। मगर भैया हेलो थोड़ा सा सामने से, मगर ये सच्चाई है कि नासवी जो है कभी भी आज तक कभी भी युवाओं को एंगेज करने का, युवाओं को संगठन में शामिल करने का कोई विशेष प्रयास कभी नहीं किया गया। हाँ, कुछ युवा इस प्रक्रिया में हमसे जुड़ते चले गए, मगर नासवी का कोई रणनीति नहीं था कि हम कैसे उनको जोड़ सके। अब समय यह आया है कि हर शहर में, मैं किसी को बुजुर्ग नहीं कहना चाहता हूँ, मगर सीनियर लोग हो गए, हर शहर में सीनियर लोग हो गए, है ना। बुजुर्ग सबसे सब घबराते, मैं भी घबराने लगूंगा। ऐसे अब मैं दिल्ली मेट्रो में चलता हूँ तो मुझे सीट दे दिया जाता है, कोई खड़ा हो जाता है मुझे देखते। तो मगर ये समय आ गया है जब हम युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाएं। तो युवा लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग सब चाहते हैं ना कि नासवी हरदम के लिए काम करे, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं कि नासवी जो है रेडी पटरी वालों का, स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा को हरदम के लिए, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के समय के साथ मुद्दे बदलते रहेंगे तो लीडरशिप होते, जब इंडस्ट्री स्लो का हो सकता है, बड़े उद्योगपति का हो सकता है संगठन, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो इसी मुद्दा पे एक पैनल है। मैं किसी को सुबह भाषण नहीं सुनवाना चाहता हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, और मैं गोकुल भाई से शुरू करूंगा, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, कि आप क्या सोचते हैं कि नासवी कैसे युवाओं को एंगेज कर सकता है, शहर लेवल पे, स्टेट लेवल पे कैसे एंगेज कर सकता है, क्या कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, क्या गतिविधि कर सकते हैं जिससे युवा जो है वो एंगेज हो। नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत 29 साल है युवा का डेफिनेशन। 29 साल सब लोग सहमति है। पर हमको इतनी वो क्या बोलते हैं, हार्ड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना। 30-35 तक भी हम लोग अगर हम देख लें युवाओं को तो अच्छी बात है। तो एक तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो सबसे सुना हमने अभी 2-3 चीजें सुनी हमने। एक तो पॉलिसी होनी चाहिए, वो तो पहला स्टेप है। पॉलिसी के बिना में वो शायद युवाओं का नेतृत्व में आना बहुत मुश्किल काम होगा। दूसरा है, हमने ये सुना, कुछ लोगों ने बोला कि हम खुद नहीं लड़ेंगे फिर से इलेक्शन में, तो जगह देने की बात। दूसरा हमने सुना कि लोग जगह देना चाहते हैं, है ना। तो पॉलिसी से माहौल बनता है एक तरह से कि हम लोग सब सहमत हैं कि युवाओं को आनी चाहिए इस पोजीशन में। दूसरा, हम अगर सभी हम ही ले कुर्सियां, यदि भी सफेद बाल है, हम ही वो कुर्सियां ले लें तो फिर किसी और को तो जगह मिलने नहीं वाली। तो वो दूसरी बात है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी आपको, या मेरे अनुभव से बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा ये है कि युवाओं को एक तरह से प्रोत्साहित करना, उनको एक तरह से मेंटर करना कि वो आना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, है ना। तो उनकी जो चाह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र में कैसे आइडेंटिफाई करें उन युवाओं को
जिनमें एक तरह से पोटेंशियल हो, लीडरशिप का पोटेंशियल का हिंदी में मेरे को नहीं शब्द आता है, कोई बता पाए पोटेंशियल का हिंदी में संभावना, है ना, संभावना हो, लीडरशिप का संभावना, और चाह भी हो, कुछ आना भी चाहते हैं उस तरह के, तो दोनों को साथ में मिलते हुए कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस तरह के लीडर्स जो आना चाहेंगे और उनमें पोटेंशियल भी है, इंटरेस्ट है ना, वो इसमें इस तरह का, क्योंकि हम लीडरशिप की बात करते ना, उसको हमें जिम्मेदारी की नजर से देखनी चाहिए, ना कि गया है। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि आपकी टाउन प्लानिंग कमेटी अच्छी है, शानदार है, आपने अच्छे गुणवत्तापूर्ण लोगों को चुन करके टाउन प्लानिंग कमेटी में भेजा है, किसी तरह का पक्षपात नहीं किया है, तो आपके साथ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने जब हमारे यहाँ सर्वे हुआ था, लोकल जो हमारे यहाँ के विधायक जी थे, उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप था, अभी तक भी उनका हस्तक्षेप चल रहा है, लेकिन हमारे जनता इतने जागरूक थे, हमारे साथ खड़े थे कि उनकी एक भी चलने नहीं पाई। सर्वप्रथम जब सर्वे टीम हमारे पंचकुला में आई, हमें जो सर्वे टीम के ऑर्गेनाइजर थे उनके पास गए, उनसे मिले, सर्वे करने के पूरे जो भी एजेंडे उनके रूल से उनको लाना समझा, अपनी बात बताया, एक दूसरे को हमारा तालमेल बन गया। हमने एक वेंडर को दूर दराज जो कहीं भी किसी भी जगह कोई नुक्कड़ बैठा है कि जहाँ कहीं ऐसे जगह वेंडर बैठे कि वहाँ सूरज की किरण भी नहीं पहुँचती है, वहाँ जा करके हमने एक आदमी का सर्वे कराया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासन ने जो है सर्वे के लिए खुला काउंटर छोड़ दिया। जैसे कल यहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर लगाया गया था, फ्री लगा रखे थे, ऐसे काउंटर 1 महीने के लिए प्रशासन जो है राजनीतिक दबाव में आके नगर निगम कार्यालय के सामने काउंटर लगा दिया। तो वहाँ जो कभी रेडी भी नहीं लगाए थे, फ्री आवारा घूम रहे थे सड़कों पर, वो भी अपना आधार कार्ड लगा के जो सर्वे करा लिया। जो हमने रियल सर्वे कराया था उसमें टोटल 1800 के आसपास थे, लेकिन जब नगर निगम और प्रशासन दोनों मिल करके राजनीतिक लोग सर्वे कराया तो वह 4000 के पार पहुंच गया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि यदि आपकी जो टाउन प्लानिंग कमेटी के सदस्य लड़ाकू हैं, उनको कानून की जानकारी है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, आपसी वैमनस्य नहीं है, तो सर्वे कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अपने लोगों के लिए काम करें। हमें चुन करके भेजा गया है तो हमारा दायित्व है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई साथी छूटे ना हो, सबका भला हो। साथ ही में 1 सेकंड और लूंगा, मैं आदरणीय अरविंद जी से नर्सरी से निवेदन करता हूँ कि बहुत से बिंदुओं पर कल क्या तक हमारे यहाँ चर्चा हुई, लेकिन जो सभी का मूल विषय है, सभी की जो है जड़ है हमें आगे बढ़ाने की, उसको 10 मिनट का समय अगले जो भी सत्र हो, जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो और पूरे देश के स्तर पे हो, 10 मिनट का समय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए जरूर रखा जाए। मैं निवेदन करता हूँ कि शिक्षा पर चर्चा करने के लिए भी जो समय रखा जाए, मैं निवेदन करता हूँ। यदि हमारे डेयरी बड़ी के साथियों के बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे हमारी तरक्की होगी, विकास होगी, नहीं ऐसे हम जो है 4 चक्की की डेयरी धोते रहेंगे। हम आपका शुभ नाम बताइए। ऋचा नवीन, आप कहाँ से आए हो? पटना बिहार। आप उसके वेंडर से हो, वहाँ पे क्या समस्या लेके आप यहाँ पे दिल्ली आए हो? देखिए, समस्याएं तो गिनी जाए तो एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वेंडर्स में आपस में एकता नहीं होने के कारण हम लोग वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं कि कभी ऐसा होता है ना कि नगर निगम की गाड़ी आती है ना, अगर किसी एक को व्यक्तिगत रूप से वो परेशान कर रहा है और कोई दूसरा परेशान नहीं हो रहा है तो उसके लिए जल्दी कोई उठ करके नहीं आता है। और हम लोग जैसी महिला लोग को तो वहाँ और समस्या का सामना करना पड़ता है। दिमाग में ही रहता है ना कि एक औरत आकर के कैसे यहाँ पे आकर के कमा सकती है, तो इस तरीके से भी बहुत परेशान किया जाता है। और नगर निगम का मनमानी तो पूरा हिंदुस्तान का वेंडर जानता है कि किस तरह से नगर निगम का मनमानी है। आज यहाँ जिस कार्यक्रम को हम अटेंड करने के लिए आए हैं
उस दिन भी, जिस दिन हमने गाड़ी पकड़ी है उस दिन भी हम 5,000 का नगर निगम को चालान भर करके आए। नगर निगम आई, गाड़ी उठा करके लेकर के चली गई, ये बोल करके कि आपका इंक्रोचमेंट है। जबकि हम लोग नासवी के संपर्क में आने के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग वेंडर्स लोग का कितना अधिकार है वेंडिंग करने का सड़क के ऊपर में। 2014 में जो नियम लागू हुआ था, और उस नियम की बात की जाए तो कोई अधिकार नहीं है कि नगर निगम हमारी गाड़ी को उठा करके ले जाए। लेकिन हर 10वें दिन, हर 15वें दिन इस तरीके का हम लोगों को सामना करना पड़ता है वहाँ पर। जिसके पास COV है तब भी समस्या है, COV नहीं है तब तो। और बताइए, और जो ये वेंडरों के हमारे जो मुद्दे हैं इसके बारे में जो आप वहाँ पे इतना संभाल रहे हो, कुछ हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसे हैं वेंडर की बहुत परेशान है कि हमारे राम मिलन जी साथ में हमारे जी बहुत उनका सहयोग करते हैं हमारे वेंडरों का जी। चंडीगढ़ मोहाली का हमारे राम मिलन गोटी जो है बहुत उनके लिए हर एक चीज़ लाइसेंस बनवाया, DRC में लगवाया जी। वैसे आप भी कितना काम करते हैं उनके बारे में जानना चाहिए। देखिए नासवी तो पूरे देश में काम कर रहा है, हर अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। आप सब जानते हैं कि 2014 का भारत सरकार ने एक्ट बनाया है, जिस एक्ट के अंतर्गत सारे हिंदुस्तान के रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले, स्ट्रीट वेंडर सबको प्रोटेक्शन मिला है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 है। और ये कायदा मेरी समझ से असंगठित क्षेत्र में पहली बार किसी के लिए हिंदुस्तान में आया है, तो वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आया है, जिसका जो बहुत ही कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा है। आज पूरे देश में अगर कोई फेरी वाला बचा हुआ है तो हमारे कानून के माध्यम से बचा हुआ है। तो मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमारे पास इतने सालों के बाद ये कानून आया और उस कानून को हम बहुत बेहतर तरीके से लागू भी कर रहे हैं। कई कई राज्यों में ये लागू भी नहीं हो रहा है, कुछ राज्यों में लागू हो चुका है। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मुंबई में, तो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में ये कानून लागू हुआ है, लेकिन कहीं कहीं टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनी है। मुंबई में भी टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, अब बहुत जोर लगाने के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है। टाउन वेंडिंग कमेटी बनने के बाद में वहां पर चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद उसमें अभी जद्दोजहद जारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काम अपने अपने स्तर पे सब कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कितना काम कहाँ पर हुआ है ये अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से हो रहा है। हमारी मुंबई शहर की बात करें तो कई आंदोलन हुए, कई लड़ाइयाँ हुई हैं, कई करस्पॉन्डेंस हुआ है, जेलों में जाना पड़ा है, लाठियां खाई है, तब जाकर के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्शन मिला है, स्ट्रीट वेंडर्स को संरक्षण मिला है और वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आगे भी और बहुत काम करने की जरूरत है ताकि पक्के स्ट्रीट वेंडिंग जोन उन्हें मिले जाए। अभी भी बहुत जगह पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है वो निर्धारित नहीं किए गए हैं, और निर्धारित भी हो रहे हैं तो ऐसे जगह हो रहे हैं जहाँ पर उनको धंधा ही नहीं मिलता है। तो हमारी ये पूरी आवाज और कोशिश रहेगी टाउन वेंडिंग कमेटी में, पूरे देश के लोगों को हम सब सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कानून में लिखा है जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार मिले वहीं पर उसको वेंडिंग जोन बना के मिलना चाहिए, न कि किसी जंगल में और किसी फुटपाथ पर, नाले पर उसको वीरान बस्ती में उसे दे दिया जाए। जहाँ ग्राहकों को सुविधा मिले और जहाँ रेहड़ी पटरी वालों को धंधा मिले, 2 पैसा कमा सके, ऐसी जगह उसे रोजगार वेंडिंग जोन बना करके देना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें उनके राइट्स के ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर काम किया गया। ऐसा बंदों के लिए हर एक चीज, वेंडरों के लिए आपने जुबान उठाया, हर एक चीज मेहनत कर रहे हो, आपको हर एक चीज का सहयोग मिलेगा जी। जी, मैं पंजाब से, चंडीगढ़ के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप और भी काम करते रहिए, हमारा जो सहयोग चाहिए मैं पूरी तरह से देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो इतना कर रहे हैं। नहीं, गेस्ट के लिए नहीं, गेस्ट उन्हीं को ही, नासवी का जो क्या लीडरशिप है, कैसे काम करता है, वही बता रही थी मैडम। मगर पीछे ही बैठ रहे हैं। ये भी काफी संघर्षशील खबर लगा और हमारे नासवी नहीं, कुछ नहीं लगा, गलत है, वो गया, अब नहीं मिलेगा वो। अब आप देखते होंगे बाल कितने बाल पके हुए दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, बहुत सारा 40% कोई बता है, तो 40% ऐसे ही नहीं पके हैं, है ना, उम्र के साथ साथ, तजुर्बा के साथ साथ पके। तो आप बहुत सारे को देख रहे होंगे यहाँ पे जो नासवी का शुरू से थे, शुरू से है ना, मगर भैया हेलो मगर ये सच्चाई है कि नासवी जो है कभी भी, आज तक कभी भी युवाओं को एंगेज करने का, युवाओं को संगठन में शामिल करने का कोई विशेष प्रयास कभी नहीं किया गया। हाँ, कुछ युवा इस प्रक्रिया में हमसे जुड़ते चले गए, मगर नासवी का कोई रणनीति नहीं था कि हम कैसे उनको जोड़ सके।
कि नासवी जो है रेडी पटरी वालों का, स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा को हरदम के लिए, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के समय के साथ मुद्दे बदलते रहेंगे तो लीडरशिप होते, जब इंडस्ट्रीज लोग का हो सकता है, बड़े उद्योगपति का हो सकता है संगठन, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो इसी मुद्दा पे एक पैनल है। मैं किसी को सुबह सुबह भाषण नहीं सुनवाना चाहता हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, और मैं गोकुल भाई से शुरू करूंगा, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, कि आप क्या सोचते हैं कि नासवी कैसे युवाओं को एंगेज कर सकता है, शहर लेवल पे, स्टेट लेवल पे कैसे एंगेज कर सकता है, क्या कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, क्या गतिविधि कर सकते हैं जिससे युवा जो है वो एंगेज